नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। नवरात्र का आज छठा दिन है। आज मां की भक्ति में लीन सभी भक्त दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते छतरपुर मंदिर में भी आरती की गई। मां कात्यायनी की जगह जगह पूजा की जा रही है। नवरात्र के छठे दिन मां दुर्गा की छठी शक्ति मां कात्यायनी की पूजा होती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने की वजह से इनका नाम कात्यायनी रखा गया। बता दें, मां कात्यायनी स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है और स्त्री ऊर्जा का स्वरूप भी है। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। मान्यता है कि देवी कात्यायनी जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी की पूजा से मनचाहा वर मिलता है और प्रेम विवाह की सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं। तो नवरात्रि के आज छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। इसी के चलते छतरपुर मंदिर में भी पूजा आरती की गई है। भक्ति में लीन भक्त नजर आ रहे हैं। आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा में लीन सभी भक्त दिखाई दे रहे हैं। नवरात्रि के छठे दिन अलौकिक तेज की स्वामिनी कही जाने वाली मां कात्यायनी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा के साथ साथ मां को उनका पसंदीदा भोग लगाकर खुश किया जाता है। तो बता दें, मां कात्यायनी की पूजा करने पर विवाह में आ रही दिक्कतों दूर हो जाती हैं और सुंदर रूप से और कमनीय काया की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि मां के स्वरूप को अगर देखें तो तेजस्वी मां कात्यायनी शेर पर सवार हैं। उनकी सिर पर मुकुट है और 4 भुजाएं हैं। उनकी एक भुजा में तलवार है और दूसरी भुजा में कमल का फूल है। मां कात्यायनी का एक हाथ वर देने की मुद्रा में है और दूसरा हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ है। सुबह जल्दी उठकर मां कात्यायनी की पूजा का संकल्प लोग लेते हैं। मां को गंगा जल से अभिषेक कराते हैं। मां को आपको बता दें, सबसे ज्यादा पीला रंग पसंद है, इसलिए उनको पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। उन्हें फूल अर्पित भी पीले कलर में किए जाते हैं। मां को मीठे और पीले भोग पसंद है, इसलिए इस बार उनको सूजी से बना शहद वाले हलवे का भोग लगा रहे हैं लोग। वहीं आपको बता दें कि मां कात्यायनी की भक्ति में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। छतरपुर मंदिर में भी मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। मां की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि का आज छठा दिन है। तो आपको बताते चले कि नवरात्र का आज छठा दिन है और आज छठे दिन भक्ति में लीन भक्त नजर आ रहे हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और इस दौरान मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और बताया जाता है कि नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। छठा रूप दुर्गा का मां कात्यायनी को माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी को ऋषि की पुत्री होने की वजह से कात्यायनी का नाम मिला है। देवी दुर्गा के इस रूप को लेकर कहा जाता है कि जो भी भक्त नवरात्र के छठे दिन मां की सच्चे मन से विधि विधान के साथ आराधना करता है, मां स्वयं उस भक्त के सभी रोग दोष दूर कर उसे सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इनकी 4 भुजा में अस्त्र, शस्त्र और कमल है। इनका वाहन सिंह है। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा चूक होती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से प्राप्त होता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इनसे माना जाता है। मां कात्यायनी का पूजन पीले रंग से करना चाहिए। सर्वप्रथम बता दें कि जिस तरीके से मां को पीला रंग काफी पसंद है, तो पीले रंग से उनको पीले रंग का भोग लगाना चाहिए। पीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। तो आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा में लीन सभी दिखाई दे रहे हैं भक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मुर्मू पिछले साल ही राष्ट्रपति बनी थी, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में काफी उत्साह है। पश्चिम बंगाल का ये उनका पहला दौरा है। मुर्मू आज सुबह बंगाल पहुंच रही हैं। उनका स्वागत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर रही हैं।
शाम को राष्ट्रपति का कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में सम्मान किया जाएगा। साथ ही उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक भी अभिनंदन में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी शामिल होंगे। तो आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जा रही हैं और उनके इस दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। पश्चिम बंगाल का ये उनका पहला दौरा है राष्ट्रपति बनने के बाद। 27-28 मार्च तक पश्चिम बंगाल में ही रहने वाली हैं राष्ट्रपति। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कोलकाता में नेताजी भवन वो जाएंगी। इसके बाद वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी, जिसके लिए वो जोरा सांगो ठाकुरबाड़ी रविंद्रनाथ टैगोर के घर भी जाएंगी। उसी शाम राष्ट्रपति कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक अभिनंदन में भाग लेंगी। 28 मार्च को राष्ट्रपति बेलूर मठ का दौरा करेंगी। वो कोलकाता में यूको बैंक के 80 साल पूरे होने के समारोह में भी शामिल होंगी। बता दें, राष्ट्रपति शांति निकेतन जाएंगी, जहां पर वो विश्व भारती के वार्षिक दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल का दौरा कर रही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र को आज वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। कोलकाता में नेताजी भवन वो जाएंगी, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। व रविंद्रनाथ टैगोर को भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके घर जाएंगी। उसी शाम यानी कि आज शाम को राष्ट्रपति कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। तो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। राष्ट्रपति भवन से जारी जानकारी के मुताबिक सम्मान समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एल्गिन रोड स्थित आवास नेताजी भवन भी जाएंगी। राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए कोलकाता में नेताजी भवन वो जाएंगी। रविंद्रनाथ टैगोर के घर जोरा सांको ठाकुरबाड़ी का दौरा करेंगी, उन्हें वहां श्रद्धांजलि देंगी। अगले दिन बेलूर मठ राष्ट्रपति जाएंगी। राष्ट्रपति अगले दिन बेलूर मठ का दौरा करेंगे। इसके अलावा वो यूको बैंक के 80 साल पूरे होने पर कोलकाता में एक समारोह में भी शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे की वजह से कोलकाता से लेकर वीरभूमि तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर ममता सरकार के राज्य मंत्री अखिल गिरी की अपमानजनक कमेंट किया था, जिसकी वजह से ममता को मुसीबत भी झेलनी पड़ी थी। बाद में ममता ने माफी मांगी थी, लेकिन आदिवासियों में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं खटास है। हालांकि ममता की सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए कई सुविधाएं मुहैया करवाई हैं। आदिवासियों को लेकर ये मुद्दा तृणमूल के खिलाफ बीजेपी के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है, जिसकी वजह से ममता मुर्मू का स्वागत करके ये साबित करना चाहती हैं कि वो और उनकी सरकार आदिवासी विरोधी नहीं है। तो आपको बताते चले कि राष्ट्रपति का 2 दिवसीय दौरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल जा रही हैं। नेताजी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रपति का सम्मान किया जाना है और ममता बनर्जी राष्ट्रपति का स्वागत करेंगी और कहीं ना कहीं स्वागत कर ये बताने की कोशिश करेंगी कि वो आदिवासी विरोधी नहीं है, क्योंकि आदिवासियों में काफ़ी नाराजगी ममता के खिलाफ नजर आ रही है। तो आपको बताते चले कि राष्ट्रपति 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच रही हैं।
संसद से राहुल की सदस्यता रद्द होने के मामले में कांग्रेसियों ने जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेसी उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। बेंगलुरु में भी प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने मशाल मार्च निकाला। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। इससे पहले दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह के दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि मेरे शहीद पिता का अपमान संसद में किया जाता है, शहीद के बेटे का अपमान किया जाता है, उन्हें मीर जाफर कहा जाता है, मेरी मां का अपमान किया जाता है। आपके मंत्री कहते हैं कि इनके पिता कौन है, आपके प्रधानमंत्री गांधी परिवार के लिए कहते हैं कि यह नेहरू उपनाम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, आप पर तो कोई केस नहीं होता, आपकी सदस्यता रद्द नहीं होती। मानहानि केस में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पुतला दहन के दौरान कांग्रेस नेताओं की पुलिस से झड़प हुई। मामला हाथापाई तक पहुंचा। हालांकि बाद में समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। घटना के बाद इसका वीडियो जिले में वायरल हो रहा है, तो वहीं कांग्रेसियों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आम जनता में हड़कंप सा मच गया। कितने मिनट का हुआ है? प्रयागराज के पूर्व सांसद और माफिया डॉन अतीक अहमद को यूपी पुलिस की एक टीम गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती सेंट्रल जेल से प्रयागराज लेकर आ रही है। इसी जेल में जून 2019 से वो बंद हैं। अतीक को लेकर आ रहा पुलिस का काफिला गुजरात से राजस्थान और मध्य प्रदेश होते हुए यूपी बॉर्डर में दाखिल हुआ है। इस बीच रास्ते में सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। उमेश पाल अपहरण कांड में मुख्य आरोपी माफिया डॉन अतीक अहमद को लेकर आ रहा पुलिस का काफिला गुजरात से राजस्थान और मध्य प्रदेश होते हुए यूपी की सीमा में दाखिल हो चुका है। इस बीच रास्ते में जगह जगह पुलिस की टीमें तैनात है। दूसरी तरफ बरेली जिला जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को कोर्ट में पेशी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी से प्रयागराज ले जाया जाएगा। जानकारी के अनुसार उमेश पाल अपहरण केस में अशरफ को ले जाने के लिए प्रयागराज की पुलिस टीम बरेली भी पहुंची है। तो बता दें कि अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर आ रही है यूपी पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद से पूछताछ की जानी है। यूपी की सीमा में दाखिल अतीक हो चुका है। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई देने वाले गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इससे 2 दिन पहले यानी शनिवार को केस के एक दोषी शैलेश चिमनलाल भट्ट को बीजेपी सांसद जसवंत सिंह भाभोर और एमएलए शैलेश भाभोर के साथ मंच पर देखा गया था। हर घर जल योजना से जुड़ा कार्यक्रम सरकार की ओर से कराया गया था। बता दें, आज मामले की सुनवाई जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की डिवीजन बेंच करने वाली है। तो आपको बता दें कि गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ ये सुनवाई की जानी है। 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई का ये पूरा मामला दिखाई दे रहा है। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ ये सुनवाई होनी है। गुजरात सरकार ने फैसला दिया था और समय से पहले रिहाई कर दी थी 11 दोषियों की, उसी के खिलाफ में आज सुनवाई होनी है। बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार
ने जो फैसला दिया था और समय से पहले रिहाई कर दी थी, इसी मामले में आज जो सुनवाई होनी है बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई देने वाले गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इससे 2 दिन पहले यानी कि शनिवार को केस के एक दोषी शैलेश चमनलाल भट्ट को बीजेपी सांसद जसवंत सिंह भाभौर और एमएलए शैलेश भाभौर के साथ मंच पर देखा गया था। हर घर जल योजना से जुड़ा कार्यक्रम सरकार की ओर से कराया गया था। बता दें, आज मामले की सुनवाई जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. रागरत्ना की बेंच करने वाली है। इससे पहले दिसंबर 2022 में मामले की सुनवाई करने वाली बेंच से जज बेला माधुरी त्रिवेदी ने अपना नाम अलग कर लिया था। इसी वजह से सुनवाई टाल दी गई थी। बानो की वकील शोभा गुप्ता ने नई बेंच बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कई बार अपील की। नई बेंच बनाने की बार अपील करने पर सीजेआई भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि मामले में जल्द सुनवाई नहीं होगी, परेशान ना करें। इसके बाद 22 मार्च को कोर्ट ने बताया कि नई बेंच सुनवाई के लिए तैयार है। दरअसल 2002 के गोधरा कांड के दौरान बिल्किस बानो से दुष्कर्म और उसके परिवार के लोगों की हत्या के दोषियों को पिछले 15 अगस्त को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। इसी के खिलाफ बानो ने 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बिल्किस बानो ने 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की थी, तो वहीं दूसरी याचिका में कोर्ट के मई में दिए गए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। इस पर बिल्किस ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था तो फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ जनहित याचिकाएं दाखिल कर दोषियों की रिहाई पर फिर विचार करने की मांग की गई थी। ये याचिकाएं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया विमेन पत्रकार रेवती लाल और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दाखिल की थी। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 3 मार्च 2002 को दंगे भड़के थे। दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में रणधीकपुर गांव में उग्र भीड़ बिल्किस बानो के घर में घुस गई थी। दंगाई से बचने के लिए बिल्किस बानो अपने परिवार के साथ एक खेत में छिपी थी। तब बिल्किस की उम्र 21 वर्ष थी और वे 5 महीने की गर्भवती थी। दंगाइयों ने बिल्किस का गैंगरेप किया, उनकी मां और 3 और महिलाओं का भी दुष्कर्म किया। इस दौरान हमलावरों ने बिल्किस के परिवार के 17 सदस्यों में से 7 लोगों की हत्या कर दी। वहां 6 लोग लापता हो गए जो कभी नहीं मिले। हमले में सिर्फ बिल्किस, एक शख्स और 3 साल का बच्चा ही बचा हुआ रह गया। एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइन के विमान नेपाल में टकराने से बाल बाल बच गए हैं। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की लापरवाही के कारण दोनों विमान हवा में बहुत नजदीक आ गए थे। विमान के वार्निंग सिस्टम ने दोनों पायलट्स को इसका अलर्ट दिया। इससे बड़ा हादसा होते होते टला। नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लापरवाही बरतने के आरोप में 3 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पद से हटा दिया। ये जानकारी CAAN के प्रवक्ता जगन्नाथ निरौला ने दी है। CAAN के प्रवक्ता निरौला ने बताया है कि नेपाल एयरलाइंस का विमान मलेशिया के कुआलालंपुर से काठमांडू आ रहा था। वहीं एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से काठमांडू जा रही थी। एयर इंडिया की फ्लाइट करीब 19,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आ रही थी, तो वहीं नेपाल एयरलाइन की फ्लाइट सेम लोकेशन पर करीब 15,000 फीट ऊंचाई पर उड़ रही थी। रडार पर दिखाई दिया कि दोनों फ्लाइट पास आ गई हैं। ATC की लापरवाही से दोनों फ्लाइट्स इतना पास आ गई थी, इसके बावजूद कंट्रोलर्स ने इसका अलर्ट पायलट्स को नहीं दिया। नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। जांच में दोषी पाए जाने पर 3 ATC को पद से हटा दिया गया। सतासी साल के तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन को एक बड़ा झटका दिया। उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु अमेरिका में पैदा हुए 8 साल के मंगोलियाई बच्चे को बना दिया। ये बच्चों में जुड़वा बच्चों में से एक है। दलाई लामा ने इस बच्चे को 10वें खलखा जेटसिन थम्पा रिनपोछे का पुनर्जन्म बताया है। नए धर्मगुरु मिलने का समारोह 8 मार्च को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुआ था, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आई है। समारोह में इसमें 600 मंगोलाई मौजूद थे। दलाई लामा का ये कदम
राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपरा में अपने लोगों की नियुक्ति करना चाहता है, जिससे तिब्बत में किसी विद्रोह की आशंका न रहे। चीन इस बात की घोषणा भी कर चुका है कि देश केवल उन बुद्धिस्ट लीडर्स को ही मान्यता देगा जिसे चीन सरकार चुनेगी। इससे पहले भी 1995 में जब दलाई लामा ने दूसरे सबसे बड़े धर्मगुरु पंचेन लामा को चुना था तो चीन के अधिकारियों ने उसे जेल में डाल दिया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।